कहते हैं कि quadriceps आर किंग्स एंड hamstrings आर क्वींस ऑफ द नी। अटल बिहारी वाजपेयी की उनका जब नी प्लेसमेंट हुआ था वो एक तरीके से कहीं ना कहीं फेल हो गया था। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मींस रोबोट असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। तो भारत में एक्सरे जो कि एक डायग्नोस्टिक टूल है, लोग थेरेपेटिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना? परेश रावल जी, हमने सुना उनके आर्टिकल में कि भाई ही यूज्ड टू ड्रिंक हिज यूरिन, अपना यूरिन पीते थे अपने नी इंजरी के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू जी मुंबई के किसी बड़े अस्पताल से इलाज करवा के आए और फिर घर आके कह दिया कि वो तो किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, उससे ठीक हुए हैं। कि इंडियन टॉयलेट्स जो पुराने टाइम के वो हमारी नीज को खराब करते हैं या फिर हमारे लिए बेटर है? अगर किसी के नी पेन आ रहा है, इंडियन टॉयलेट यूज। कि एक डॉक्टर है प्राइवेट सेक्टर में बैठा है, उसको इतना प्रेशर है ऊपर से कि वो अपने पेशेंट्स को टारगेट देख के लग रहा है। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड भी नहीं है और नी का ज्ञान पेल रहे हैं। नदी को माँ कह कह के, नो डाउट हमने उसको पल्यूट ही करा है। जय माता दी कह कह के हमने इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों हैं? डॉक्टर को भगवान कह कह के उसको लोग पीट रहे हैं। हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका नी बिल्कुल टक्कर के बाहर निकलता है। जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, वो अगर सिर्फ हड्डियां एक दूसरे के ऊपर रखी हों तो बिखर जाएंगी। चाइना में एक मेडिसिन लेस हॉस्पिटल है जिसमें वो कैंसर ट्रीट करते हैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट। पढ़े लिखे लोग मैंने घर के बाहर पहलवान के पास बैठे हुए देखे हैं, जो मैकडोनल्ड्स में 1000 का खा लेंगे, जो कहीं खा लेंगे, बस अब उस 300 रुपए बचाने के चक्कर में उस पे इतना बिलीव करते हैं और घूम के जब वो डॉक्टर के पास फिर आते हैं ना, वो तब उसका कॉस्ट जो होता है एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है। माइंड इज अ ब्यूटीफुल एंड अ पावरफुल थिंग। अगर सही से करा जाए तो पत्थर में भी भगवान है। जैसे मूवी आई थी कबीर सिंह, काफी फेमस मूवी थी, तो उसमें वो ऑर्थो का रोल प्ले कर रहा है। क्या सच में ऑर्थो की लाइफ कबीर सिंह जैसी होती है? दोस्तों, आज की गेस्ट एक ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो अपने काम से पहले एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। दिल्ली रत्न अवार्ड, IOC नॉर्वे, करियर स्पोर्ट्स मेडिसिन डिप्लोमा, जोश टॉक्स और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर उनकी कहानी ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। लेकिन आज हम उनसे वो बातें सुनेंगे जो उनके इंटरव्यूज में आपने कभी नहीं सुनी। नी सर्जरीज के शॉकिंग मिथ्स, हिडन ट्रुथ्स और वो सीक्रेट्स जो पेशेंट्स को हैरान कर देते हैं। एंड ट्रस्ट में, जो ट्विस्ट एंड में आएगा उसे मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आजकल हमने इस टॉपिक को काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा अपने चैनल को हम एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा इसको और डिफरेंट टॉपिक्स हम लेके जाएं और अलग अलग लोगों से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलें, उनकी कहानियां जानें, उनका प्रोफेशन के बारे में जानें और कैसे वो लोगों की लाइफ को ईज़ करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए, इस चैनल के लिए, इस कम्युनिटी के लिए टाइम निकाला। कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाऊँ। पैंडमिक जो नी पेन का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी रिप्लेसमेंट, ACL, शोल्डर इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज का जो आ रहा है, जो एक महामारी है, सब लोगों का ध्यान कोविड पे था। कोविड के बाद अब जो है नी पेन एक बहुत बड़ा पैंडमिक है। तो थैंक यू वंस अगेन, आपने बुलाया एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एजुकेट द ऑडियंस। सर यूजुअली आपने वो उसकी कहानी सुनी होगी, जयपुर फूड था एक, बहुत फेमस है। आज भी काफ़ी लोग हैं जो इंडिया में वहाँ जाके अपना चीज़ें, अगर उनका कुछ भी मिसप्लेस्ड है, वो यूज़ करते हैं वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी। तो एक ट्रेडिशनल और एक रोबोटिक सर्जरी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, जो आप चाइना में देखो या फिर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में देखो या US में देखो, वहाँ पे ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इसमें अगर कोई इंसान Tier 2 से आपके पास में आ रहा है कि सर हमारा नी का सर्जरी करनी है, और उसको आप समझाते हो कि आजकल ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो इंसान आप पे कैसे ट्रस्ट करेगी, या आपके साथ साथ उस टेक्नोलॉजी पे कैसे ट्रस्ट करे? सबसे पहले ये डिसाइड करना कि रोबोटिक होनी चाहिए या रोबोटिक नहीं होनी चाहिए, एक पेशेंट चॉइस नो डाउट है। ओके, ठीक है। परंतु अब मैं पूछूं आपसे कि भारत में कितने लाख लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? सपोज कर लेते हैं 50 करोड़ जी। अब मैं कहूँ कि उस 50 करोड़ में से कितने लोग हैं जो सिर्फ आईफोन इस्तेमाल करते हैं? 1 करोड़ सपोज सोच लेते हैं, उससे भी कम ही है। उससे भी कम होंगे, है ना? तो क्या अब जो 49.9 करोड़ लोग दूसरे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो कामयाब नहीं है? क्या वो अपने घरों पे बात नहीं कर पा रहे? क्या वो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर पा रहे? नो डाउट रोबोटिक आज नया ट्रेंड आया हुआ है, रोबोटिक चल रहा है, रोबोटिक रिप्लेसमेंट हम भी कर रहे हैं।
ओके। परंतु ये एक पेशेंट के लिए स्लाइट एक्सपेंसिव हो जाती है, स्लाइट सुपीरियर है, परंतु आज भी जितनी भी नी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं जी 90% ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट्स या हिप रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, सिर्फ 10% रोबोटिक्स हो रही हैं। परंतु अगर पेशेंट आता है और इंसिस्ट करता है, क्योंकि कुछ लोगों को इंसिस्टेंस रहती है रोबोटिक की, तो फिर रोबोटिक्स से कर जाते हैं। तो ये पेशेंट की चॉइस है, उसमें स्लाइट एक्सपेंसिव रहता है। प्राइवेट सेटअप में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट 50,000 से 1 लाख रुपए एक्सपेंसिव पड़ता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट स्लाइट टाइम टेकिंग होता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुर्सी पे बैठ गए हैं, जैसा आपने इंस्टाग्राम की रील पे देखा होगा, और रोबोट नी रिप्लेसमेंट कर दे रहा है। अभी नी रिप्लेसमेंट में वो ट्रेंड नहीं आया है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मीन्स रोबोट असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। कुछ स्टेप्स होते हैं, जो स्किन को काटना है, एक्सपोज करना है सॉफ्ट टिश्यू को, फिर जो केवल घुटने की ऊपर वाली हड्डी, फीमर और टिबिया, उसमें जो कट्स लेने होते हैं, वो रोबोट का काम है। उसके अलावा बाकी सारा काम जितना है 90% काम, इम्प्लांट प्लेसमेंट, सीमेंट लगाना और ड्रिल करना, स्किन क्लोज करना, स्किन ओपन करना, 90% काम सिर्फ इंसान तब भी मैन्युअली कर रहा है। सिर्फ 10% काम रोबोट असिस्टेड से होता है। वो स्लाइड मिलीमीटर बाय मिलीमीटर प्रिसीजन होती है, और हम लोग भी कर रहे हैं। और अगर किसी पेशेंट को रहता है कि हमें सिर्फ रोबोटिक ही करवानी है, क्योंकि उनका बिलीव बन जाता है, क्योंकि पेशेंट को सेटिस्फैक्शन इस बात से नहीं आएगा कि उसने ट्रेडिशनल करवाया है कि रोबोटिक करवाया, उसका सेटिस्फैक्शन होता है कि भैया मैंने जो चाहा मेरा उस तरीके से हुआ। जी। तो एक सेटिस्फैक्शन के परिभाषा कई सारी है, ना केवल रिप्लेसमेंट, परंतु उसकी इच्छा भी पूरी करना। जैसे आज मेरा एक पेशेंट था, वो जिद करने लग गया कि मेरे को एक्सरे करवाना है। मैंने उसे बताया आपको एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, परंतु वो कह रहा था नहीं मुझे तो आराम एक्सरे करवा के आएगा। तो भारत में एक्सरे जो कि एक डायग्नोस्टिक टूल है, लोग थेरेपेटिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपको केवल मरीज को ठीक नहीं करना है, उसके मन को भी शांत करना है, और उसी से उसको रिजल्ट आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट इज माइंड बॉडी मेडिसिन। एग्जैक्टली वो उनका कहीं ना कहीं कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है कि अपने को अगर वो मिल गया, एक एक्सरे मिल गया, तो बहुत संतुष्टि मिल जाती है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा, जैसे मूवी आई थी एक कबीर सिंह, काफ़ी फेमस मूवी थी, और तो उसमें वो एक ऑर्थो का रोल प्ले कर रहा है। तो एग्जैक्टली रियलिटी में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, और क्या सच में औरतों की लाइफ कबीर सिंह जैसी होती है? कबीर सिंह में तो शाहिद कपूर को काफ़ी हाइपर दिखाया गया, और शायद काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में ड्रग एडिक्ट दिखाया गया। क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स पूरे दिन जब सर्जरीज करते हैं ब्लड में रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि डेडलाइंस मीट करनी होती है, क्योंकि ये केवल सिर्फ ट्रीटमेंट का नहीं, एक सर्जिकली एक इंसान को रिजल्ट देने का काम रहता है। तो जब डेडलाइन मीट करनी होती है, ब्लड में आप पूरे दिन रहेंगे और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तब आप थोड़े एग्रेसिव बन जाते हैं। तो हर मेडिकल कॉलेज में हर डॉक्टर के बारे में ये कुछ धारणाएं होती हैं कि उनकी पर्सोना कैसी है। जैसे गायनैक्स के बारे में कहते हैं, गायनैक्स भी बहुत जो हैं एंग्री होती हैं या एग्रेसिव होती हैं। वैसे ही ऑर्थो के बारे में बन गई है कि ऑर्थोज आर वेरी एग्रेसिव, बट मैं ये एग्री नहीं करता हूँ कि ऑर्थोज जितने भी सारे होते हैं नशे पते का काम करते हैं, नशे के पदार्थों का सेवन करते हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। वो बहुत ही होलिस्टिक लाइफ लिव करते हैं, एंड दे आर अमंग्स द फाइनेस्ट पीपल एंड सर्जन्स ऑफ द मेडिसिन एज इज एनी अदर ब्रांच। तो भाई ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए कि सब में सारी फिल्मों में जो दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। तो अगर हम एक बहुत बड़े लीडर की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की, उनका जब नी प्लेसमेंट हुआ था वो एक तरीके से कहीं ना कहीं फेल हो गया था। उसकी कहानी क्या है, आप अगर बताओ। हर मरीज़ को, जिसको मैं ये कहता हूँ कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, वो मरीज़ इसीलिए नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाता है। वो कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का तो कामयाब हुआ नहीं था। तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी का नी रिप्लेसमेंट कामयाब ना होने की वजह से लाखों लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में चला गया। अब रियलिटी किसी को नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नी रिप्लेसमेंट कामयाब हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ और कंडीशन हो, उसके साथ हो सकता है उनको पार्किंसंस भी था, हो सकता है उसके बाद उनको डिमेंशिया, जिससे यादाश्त नहीं आती है, उसके बाद इसलिए वो नहीं चले हों, या क्या ऐसी धारणाएं थे। तो एक इस मिथ की वजह से कई सारे लोगों में डर बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही गलत है। अब अगर मैं कहूँ कि एक फ़्लाइट क्रैश कर गई है कुछ दिन पहले, अब इसकी वजह से मैं पूरी उम्र फ्लाइट में ना बैठूँ तो ये तो गलत होगा।
अब अगर आप कैलकुलेशंस देखेंगे तो डेली हज़ारों फ्लाइटें चल रही हैं और लाखों फ्लाइटें पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। और अगर पिछले 10-20 साल में एक आधी फ्लाइट ऐसी कोई फेल हो जाती है या क्रैश कर जाती है तो क्या मैं फ़्लाइट में बैठना छोड़ दूंगा? तो उसमें किसका नुकसान है? मेरा खुद का नुकसान है। अगर मुझे अभी अमेरिका जाना हो, मैं कहूँ कि मुझे तो फ़्लाइट से डर लगता है, मैं पैदल जाऊँगा, तो ऐसे में मरीज़ अपना नुकसान करवाते हैं। और स्टैट्स को देखें तो नी रिप्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी ऑन प्लैनेट अर्थ। सबसे कामयाब सर्जरी में से एक है। जैसे अगर आप घोड़े की नाल अगर बदलते हैं, आप देखते हैं घोड़ा चल चल के पैर घिस जाता है और क्योंकि उसे चलना होता है, उसी तरीके से नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांट कर दिया था। नी रीसर्फेसिंग होती है, 2 हड्डियाँ होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, उसको रीसर्फेस, खराब वाले पार्ट को आप छील के निकाल देते हैं, नीचे वाले पार्ट को लगा देते हैं, हटा देते हैं, उसमें फिर टाइटेनियम के कप्स लग जाते हैं ऊपर और नीचे, जिस पे सारा बाहर आता है और दर्द नहीं होता है। एक तरह से नए घुटने हो जाते हैं। जी, ये तो वही वाली बात कर दिया आपने कि अगर आप पैदल जाओ तो आप सज्जनों आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कि मेरा रिप्लेसमेंट करो। ये काफ़ी स्पोर्ट्स में भी देखा गया है कि जैसे शोएब अख्तर की बात है, उन्होंने भी अपना काफ़ी उनकी पूरे करियर में नी का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहा है। वो मैंने उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे ही यूज्ड टू से कि इंजेक्शन से फ्लूइड निकाला जाया करता था और फिर उनको वो इतने उस लेवल पे आते थे कि उनसे चला भी नहीं जा पा रहा, वो रेंगते हुए अपने रूम में जाया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बेसिकली एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। अगर नीज़ ख़राब हैं तो आप ऑलमोस्ट आपका डेली रूटीन का वर्क कोई भी ले लो, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको कभी अपने नीज़ के बारे में सोचना है तो आप इसको ऐसे सोचिए कि जैसे गाड़ी के टायर होते हैं ना, वैसे शरीर में घुटने आपका टायर का काम कर रहे हैं। अब बड़ी से बड़ी गाड़ी, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गाड़ी, अगर उसके टायर नहीं होंगे तो कुछ फ़ायदा है उसका। उसी प्रकार से जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, या शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर, जिसका भी नाम आप ले रहे हैं, मैं तो क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूँ, परंतु अगर उन्होंने ऑफ टेरेन, अगर गाड़ी को बहुत ज़्यादा ऑफ टेरेन चलाया है या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है या पैरों को पटका है, आप देखेंगे कि आर्मी वाले लोग होते हैं, उनके घुटने भी बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो नो डाउट ये अगर गाड़ी ऑफ टेरेन रहेगी या नीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा, नीज़ की स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, तो ये टायर जल्दी ख़राब होंगे। आमतौर पे गाड़ी के 10 से 15 साल में ख़राब हो जाते हैं, इंसानों के 50 साल तक रहते हैं। बट अगर आप अच्छे से कामयाब करेंगे, अच्छे से उनकी एक्सरसाइज करेंगे, केयर रखेंगे, तो लंबे भी चल सकते हैं। तो ऐसा क्यों देखा गया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आजकल, और नॉट आजकल, ऑलमोस्ट आप मानो डेकेड की बात लेके चलो, तो नीज़ इशू सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? इसका क्या रीज़न हो सकता है? स्ट्रेस, या आप मानो स्टाइल, आपका वॉकिंग का स्टाइल है, सिटिंग का स्टाइल है, इन सब का फैक्टर्स अगर के बारे में बात करो। इंडिया में नी रिप्लेसमेंट, नी पेन, ACL सर्जरीज का एक कॉकटेल इसलिए बन गया है, इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रोन है। यहाँ तक कि अगर हमारी महिलाएं ले लें तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस रहता है। अब पहले कृषि प्रधान देश था भारत, तो जितना भी काम होता था हमारा उकड़ू बैठ के होता था, पूजा पाठ करना था वो आलती पालती मार के बैठना था, टॉयलेट भी हमारे इंडियन टॉयलेट्स थे, ठीक है। तो सारा काम, यहाँ तक कि चूल्हा जलाना भी नीचे बैठ के हो रहा था। तो जब कृषि प्रधान देश था, जब सॉइल थी उसमें पैर नीचे लगते थे तो शॉक ऑब्जॉर्व होता था। अब कंक्रीट आ गई हैं, अब मार्बल आ गए हैं, अब रोड आ गए हैं, अब लोग इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, काम उतना ही है, तो मसल्स डेवलप नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो ये कमज़ोर भी है, ओवर यूज़ भी हो रही हैं और ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस भी काम कर रही हैं। और पहले जो एज्ड पॉपुलेशन है इंडिया में इतनी नहीं थी। अब धीरे धीरे, पहले जैसे यूथ नेशन था, अब वो यूथ नेशन ना होके इंडिया एक मिडिल एज या ओल्ड एज का नेशन बनता जा रहा है, क्योंकि अब लॉन्जिविटी बढ़ रही है लाइफ की। बट इनके घुटनों को ख्याल रखने के लिए, क्योंकि आज तक तो इतना लाइफ स्पैन लोगों का एक साथ नहीं हुआ था, अब ये कॉकटेल जो परेशानियों का है, अब ये लोग एज कर रहे हैं, तो लोग खुद तो बूढ़े हो रहे हैं, परंतु जो घुटने हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इसीलिए ये एक पैंडेमिक या एपिडेमिक की तरह आ रहा है कि सबके घुटने ख़त्म हो रहे हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, या नी या ACL रिपेयर की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, मुझे बताइए, सच है या मिथ है कि इंडियन टॉयलेट्स जो पुराने टाइम के, इंडियन स्पेसिफिकली नीचे बैठने वाले, वो हमारी नीज़ को ख़राब करते हैं या फिर हमारे लिए बेटर है? यार, अगर कोई बचपन से कर रहा है तब तो उसके लिए बेटर है। अगर आप किसी के घुटनों में दर्द आ रहा है, अब मैं उसको कहूँ डेली करना स्टार्ट कर दे, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, तो तब तो और एग्रीवेट हो जाएंगे वो। तो नी शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड, है ना। तो अब तो मैं कहूँगा कि अगर किसी के नी पेन आ रहा है, इंडियन टॉयलेट यूज़ ना करे,
और अगर हमेशा से इंडियन टॉयलेट यूज़ करता आ रहा है और घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब करता रहे, उससे स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो रही है, उसकी रेंज ऑफ मोशन हो रही है। और अगर आज एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कोई जिम गोअर नहीं है, हार्ड वर्कर नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तब शुड अवॉइड इंडियन टॉयलेट एंड शुड एक्सरसाइज एंड यूज़ अ वेस्टर्न टॉयलेट। ठीक है, थोड़ी सी अगर आप हमें कुछ ऐसी रेमेडीज़ या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता पाओ जो किसी को अभी से करना हो ताकि उसको इवेंचुअली आगे जाके प्रॉब्लम ना हो अपने नीज के लिए, नी स्ट्रेंथनिंग के लिए। नी स्ट्रेंथनिंग के लिए जैसे हमारे जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं, हाँ, उनको बैठे बैठे अगर हवा में अपना पैर करें और उसमें 10 गिने और 10-10 के 10 सेट करें बैठे बैठे, और अगर कोई घर में है और बेड पे बैठा हुआ है तो अपने नीज के नीचे तकिए को लगाएं और तकिए को दबाएं, तो उससे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। जी, कहते हैं कि क्वाड्रिसेप्स आर किंग्स एंड हैमस्ट्रिंग्स आर क्वींस ऑफ द नी। या अगर ये दोनों की स्ट्रेंथनिंग होगी तो जो सारा काम है ऑफलोडिंग का काम है। ऑफलोडिंग का मतलब घुटने जो आपस में टकरा रहे हैं उसका प्रेशर उससे हटाना है। वो कैसे होगा? इसकी ऊपर वाली मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग है उनको मजबूत करें और नीचे वाली काफ मसल एक्सरसाइजेस करें। काफ मसल के लिए आपको क्या करना है? सीढ़ियाँ तो सबके घर में होंगी ही, किसी दीवार या दरवाजे पे हाथ लगा के सीढ़ियों के कोने खड़े होके ऊपर नीचे काफ मसल एक्सरसाइज करिए। रेगुलरली अगर आप ये करेंगे तो कंपैरेटिवली बाकी लोगों से आपकी नो डाउट क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल स्ट्रेंथन रहेगी। बेसिकली देखो, बॉडी एक टाइम पे तो आके ख़राब होनी है, हम बनाए गए इस तरह से, लेकिन फ़र्क इतना पड़ेगा कि अगर हम आज स्ट्रेंथ कर लें तो थोड़ा लेट होगा। यही टाइम लाइन का ही डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि लेट होगा या होगा भी। अगर हेल्दी लिविंग करते रहें और डेली कॉन्शियसली इफ़ यू स्टार्ट टू लिव अबाउट दिस, तो ज़रूरी नहीं है। नहीं, इतने सारे लोग हैं, मेरे दादाजी 95 हैं, विद गॉड्स ग्रेस उनके घुटने बिल्कुल ठीक हैं, है ना। तो बिकॉज ही इज़ ऑल लाइफ ही इज़ एक्सरसाइज्ड अबाउट इट, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, टेकन प्रॉपर न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई सब चीज़ें रूटीन फॉलो करे तो जो एक नेचुरल 90 का इंसान पे जो प्रॉब्लम आएगी, क्या पता वो तब तक ना आ पाए। मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जैसे आजकल थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक में बात करना चाहूँगा आपसे कि आपने एक रिसेंटली एक वीडियो काफ़ी सरफेस हो रही है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि एक डॉक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में बैठा है और उसको इतना प्रेशर है ऊपर से कि वो अपने पेशेंट्स को टारगेट देख के लग रहा है कि ये मेरा टारगेट है, मुझे इन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको या सर्जरीज देनी है या मेरे को बिजनेस क्रिएट करना है फॉर माय प्राइवेट सेक्टर। इसके बारे में आपका क्या टेक है कि भाई हम क्या लोग एक तरीके से मशीन्स बन गए हैं प्राइवेट सेक्टर्स के लिए? देखो, आई डोंट नो कि प्राइवेट में क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, पर हर डॉक्टर एक हिपोक्रेटिक ओथ के साथ बाउंड होता है जी। और डॉक्टर्स एज पर्सन आर वेरी कंपैशनेट पर्सन। अगर आप डॉक्टर्स की छोड़िए, अगर आप ये देखेंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड भी नहीं है और नी का ज्ञान पेल रहे हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड जी। अब इंडिया में इस डर की एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई है। बिना डिग्री के लोग पता नहीं क्या क्या रेमेडीज कह रहे हैं। इट्स सो फनी कि लोग कहते हैं कि ऐसे बैठ के ऐसे चलिए घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा, उससे बल्कि और एग्रीवेट हो जाएगा। तो जिस देश में झाड़ फूक और चुटकी, पटका, तौलिया, धुआं, इन सब से लोग इलाज कर रहे हो, कहीं ना कहीं डॉक्टर बेटर ही करता है। मुझे नहीं लगता कि अगर कॉर्पोरेट उन्हें टारगेट देता भी होगा तो कोई उस टारगेट को कम करते होंगे। और कहीं ना कहीं नो डाउट डॉक्टर्स आर, चाहे प्राइवेट में चाहे हो गवर्नमेंट में हो, आर मोर कंपैशनेट इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स, क्योंकि उन्हें ये पता है कि नेक्स्ट डे उनका भी नंबर है, उनकी भी फैमिली है। तो मेरे को तो ये लगता है पर्सनल लेवल पे। बाकी हो सकता है ओपिनियंस कैन डिफर लोगों की, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, परंतु अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखें, किसी और प्रोफेशन में इतने ब्लैक मोल्स नहीं मिलेंगे या इतने लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा ही मिलेंगे जो इल प्रैक्टिसेस या बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कंपैरेटिव टू डॉक्टर्स, बिकॉज दे आर स्टिल डूइंग बेटर, आई फील। हाँ, डॉक्टर्स पर्सनली लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है दे आर फोर्सिंग देम कि भाई ठीक है, अपने को जितने भी आप ले सकते हो पेशेंट्स को, जितनी भी सर्जरीज कर सकते हो। ये प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं, जैसे मूवी में आई थी वो वाली गब्बर, जिसमें दिखाया गया था, बड़ा प्रोमिनेंटली दिखाया गया था, बहुत अच्छा मैसेज भी था कि कहीं ना कहीं आपने एक डेड बॉडी पे आपने उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया और पैसे छाप रहे हो। देखो, जब से मैं डॉक्टर बना हूँ, मैंने भी ये कहानियाँ सिर्फ सुनी है। मैं भी ये पिक्चर देखिए ढूंढ रहा हूँ ये कौन से अस्पताल में हो रहा है। आई एम येट टू कम अक्रॉस एनी हॉस्पिटल दैट इज डूइंग। बस सोशल मीडिया पे और इन सब जगह से कहानियाँ जैसे आप मुझे बता रहे सुनने को ही मिलता है ना, बट आई हैव नेवर पर्सनली
सीन इट और हर्ड इट, परंतु हाँ ऐसी मूवी से एक चीज़ और गलत हो गई है। चलो पेशेंट अवेयर है, ठीक है, हो गया है, बट पेशेंट डॉक्टर मिसट्रस्ट इतना बढ़ गया है कि मतलब अगर उनको सही भी चीज़ बता रहे हो तो वो कोट करने लग जाते हैं, सर गब्बर मूवी में बताया था, ठीक है। तो कई बार मरीज को हम बताते हैं कि एक्सरे कर लो, ये कर लो, तो हम खुद कह देते हैं देखो जी हमारा इसमें कुछ नहीं है, आपको जैसे करना है जहाँ से कराना आपकी मर्जी है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट बढ़ गया है। कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे कि जितने मरीजों के लिए डॉक्टरों ने खुद अपनी शहादतें दी, डॉक्टर्स डाइड इन ड्यूटी, आई वाज वन ऑफ द कोविड इंचार्जेस एट LNJP हॉस्पिटल, उसके बाद ट्रस्ट बढ़ना चाहिए था, बट दैट इज डिक्रीज्ड। सो पीपल आर थिंकिंग ऑफ डॉक्टर्स नॉट इन द लाइट दैट दे यूज्ड टू थिंक, है ना। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट हैज टू बी रीबिल्ट अगेन, बिकॉज डॉक्टर्स के साथ ऐसे क्यों हो रहा है, बाकी प्रोफेशंस के साथ कोई गलती हो नो प्रॉब्लम, बट डॉक्टर्स आर बिकॉज एट अ लेवल, बिकॉज द प्राइस इज लाइफ। Exactly. तो अगर 1% 19-20 कुछ भी होता है, देन द पेशेंट्स थिंक, अब ये वीडियोस फिर वायरल होती हैं कि डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर ने वो कर दिया, डॉक्टर जस्ट ट्राइड हिज बेस्ट, व्हाई कैन द पीपल नॉट अंडरस्टैंड दैट? वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ना एक डॉक्टर्स के लिए वो एक इमेज बनी हुई है कि भाई दे आर सेकंड टू गॉड, कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है और हम ऊपर वाले से नहीं मांग सकते तो गॉड ने हमें एक डॉक्टर बना के दिया है जो हमारी प्रॉब्लम को बहुत डील कर सकता है। आपने बहुत सारे केसेस हमने भी देखे हैं कि भाई सर्वाइव नहीं कर पा रहे, बट कुछ मिरेकल्स ऐसे हुए हैं कि डॉक्टर्स ने कुछ ना कुछ करके उसको वापस ले आए। तो वो एक इमेज बनी हुई है कि भाई हमें, हमारे लिए भगवान, सेकंड भगवान है डॉक्टर्स। तो वो एक ट्रस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत सही है, वो बढ़ना ही चाहिए था। लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि भाई आप साइकिल में अब हवा है, 2 साइकिल टायर है, एक में कम चलेगी तो भाई वो थोड़ा हिलेगी। मेरे को लगता है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु मेरे को लगता है हम इंडियंस खासकर एक किसी भी चीज़ को गॉड का जब दर्जा दे देते हैं ना, उसे ख़राब कर देते हैं हम लोग। अब सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। अब नदी को माँ कह के नो डाउट हमने उसको पल्यूट ही करा है ना। अब जय माता दी कह के हमने इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों हैं, ठीक है। तो डॉक्टर को भगवान कह के उसको लोग पीट रहे हैं, इट्स जस्ट एन ओपिनियन, है ना। आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, ठीक है, एंड इट्स जस्ट एन ओपिनियन। तो इंसान ही रहने दो डॉक्टर को, उसको इंसान ही देखो, ही इज़ अ प्रोफेशनल एंड वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है। आप ये देखिए बस, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, एंड कोई भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में कोई भी आउट ऑफ द वे नहीं जाता है जितना डॉक्टर जाता है। रात को कॉल करके भी अस्पताल में पूछ रहा होता है मरीज़ का क्या रहा, क्या नहीं करा। और जब उसके ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, वेस्ट में तो एक ट्रेंड आया हुआ है कि ऑफिस आवर्स के बाद फ़ोन नहीं उठाना। आप ये बताइए, अगर डॉक्टर फ़ोन ना उठाए ऑफिस आवर्स के बाद तो क्या होगा अस्पताल में, या पूरी हेल्थ इंडस्ट्री में नहीं देगा। अगर आप ये देखिए कि अब ये बात करते हैं फ्री कंसल्टेशंस की जी, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, ऑन एन एवरेज मुझे 10 फ़ोन आते हैं फ्री कंसल्टेशन के। फ्री कंसल्टेशन, मैं तो एक छोटा सा ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ नई दिल्ली से, हाँ अच्छा नाम कमाया है नी रिप्लेसमेंट ACL सर्जरी में, पर पूरे वर्ल्ड में MBBS में घुसते ही एक MBBS डॉक्टर से लेके जितने भी हज़ारों लाखों डॉक्टर हैं, सबके पास रिलेटिव से लेके कोई ना कोई डेली फ़ोन करता है। कितनी सारी फ्री कंसल्टेशंस दी जा रही हैं, कितनी सारी फ्री कंसल्टेशंस दी जा रही हैं। जी। तो नो डाउट डॉक्टर इज गोइंग आउट। वो है, वो जब कोविड का टाइम आया था तो भाई सराखों पे सब चीज़ें थी भाई, कैसे ना कैसे करके। आई नो जिन्होंने बहुत कुछ लॉस किया था उस पीरियड के अंदर, ऐसा इतना ह्यूज लॉस आया था, और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी शील्ड थी वो डॉक्टर्स थे। तो आई अंडरस्टैंड, वो लोगों को समझना भी चाहिए कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं, आफ्टर ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमन, वो मिस्टेक्स होती हैं, उनको इतना बढ़ा चढ़ा के या फिर उसको इतना मार्केटिंग करके नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए जी। तो सर एक और स्टार है बॉलीवुड का, उसकी बात कर ही लेते हैं, परेश रावल जी। उनकी एक वीडियो हमने सुना उनके आर्टिकल में कि भाई ही यूज्ड टू ड्रिंक हिज यूरिन, अपना यूरिन पीते थे अपने नी इंजरी के लिए। ये क्या चीज़ है ये? हमें काफ़ी सुन के भी और पढ़ के भी काफ़ी घिन आई थी। आपको घिन आई थी तो आप फिर भी ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? ये सीधा सवाल तो खुद उनसे नहीं पूछना चाहिए क्या, प्रवेश रावल जी से? अब नवजोत सिंह सिद्धू जी, अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, मुंबई के किसी बड़े अस्पताल से इलाज करवा के आए और फिर घर आके कह दिया कि वो तो किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, उससे ठीक हुए हैं। हो सकता है प्रवेश रावल जी की नी इंजरी ठीक हुई हो यूरिन पीने से,
परंतु अगर उनकी यूरिन में इतनी ही शक्ति है तो कोई उस पर साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, जी जी है ना। जी। और कितने सारे जो लोग हैं, मेनिस्कस टेयर हो रहा है, एसीएल टेयर हो रहा है, ठीक है, तो फिर एक ट्रीटमेंट यही ऐसी होनी चाहिए। अगर समझें कि यूरिन क्या है, ह्यूमन वेस्ट, अगर आपके शरीर में वो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ थी तो ह्यूमन ब्लड भी तो है। जी ह्यूमन अपने ब्लड को क्यों नहीं निकाल रहा होता, एक्सक्रीट कर रहा होता, बिकॉज दैट इज जी। प्रेशियस। तो यूरिन करने के लिए इसलिए बनाया है कि वो ह्यूमन वेस्ट है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें यूरिया है, उसमें यूरिक एसिड है, जो ह्यूमन वेस्ट है, जो शरीर को हार्म कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब उसको आप दोबारा, जो बॉडी एक्सक्रीट कर रही है, जी। उसको आप दोबारा इनहेल कर लेंगे हम्म। तो क्या फ़ायदा आपका यूरिन करने का। जी एग्जैक्टली, जो निकल रहा है उसको निकल दे दो ना, तुम दोबारा उसको अपने बॉडी में रिफिल कर इट रहे वाज हो। वेरी फनी। और व्हेन इट कम्स फ्रॉम पीपल हु आर एंजॉयिंग अ वाइड फैन बेस, वाइड ऑडियंस, शुड स्पीक वेरी रिस्पॉन्सिबली, है ना। दे शुड स्पीक वेरी Exactly. रिस्पॉन्सिबली। जी जी जी। हम लोग आज के टाइम पे सिर्फ जी रहे हैं हाफ नॉलेज पे। 30 सेकंड की रील आती है, 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो आएगा, उसमें किसी भी कोई भी फील्ड का, डॉक्टर हो गया, पुलिस वाला हो गया, या आपका साइबर सिक्योरिटी वाला हो गया, या एस्ट्रोलॉजर हो गया, 30 सेकंड में हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और वो अप्लाई करते हैं और वो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और हम फिर ब्लेम करते हैं कि यार ये इनको कुछ आता नहीं है, ये इनसे बात करना ही बेकार है, और फिर फलाना ढिमकाना चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक पार्ट है कि हमें लॉजिक प्लस साइंटिफिक प्लस एक रूट पे काम करना चाहिए, कि तभी हम कोई ना कोई एक तरीके से, क्योंकि अगर आप किसी पौधे को पानी दोगे तो आप एक दिन या 2 दिन में तो उसमें फूल आएगा नहीं। Exactly. उसको आपको थोड़ा नरिश करना पड़ेगा, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो हम लोग वही फास्ट पेस लाइफ में जी रहे हैं कि भाई अपने को तुरंत रिजल्ट चाहिए, अपने को दर्द खत्म कल चाहिए। तो यू आर राइट, यू आर कंप्लीटली राइट, Yeah. आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। सर ACL के बारे में आप थोड़ा बात करो कि ACL थोड़ा समझाओ पब्लिक को थोड़ी लैंग्वेज में, कि इजी लैंग्वेज में, कि व्हाट इज ACL। तो जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, वो अगर सिर्फ हड्डियां एक दूसरे के ऊपर रखी हों तो वो बिखर जाएंगी। ओके ठीक है, फिर आप इसमें रील डाल सकते हो, बिखरने का मुझे को शौक है बड़ा। जी जी जी। परंतु आप ये सोचिए, ये जो हड्डियां हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं लिगामेंट से, जो कितनी मूवमेंट करनी है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। अगर आप चल रहे हैं तो घुटना निकल के तो नहीं भाग गया है, अगर आप हाथ घुमा रहे तो ऐसा तो नहीं कि पूरा हाथ पूरा ही घूम गया अपने आप या गिर गया है। जी तो लिगामेंट्स, सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स, इन सब से कनेक्टेड है। तो शरीर का जो सबसे कॉमन लिगामेंट है या सबसे मेन लिगामेंट है घुटने में, जिसको बस रूठने का या टूटने का बहाना चाहिए होता है, वो ACL लिगामेंट होता है, जो घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे एक रस्सी की तरह बंधा होता है। और उसका काम ये होता है घुटने को बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा पीछे, वो PCL लिगामेंट जी जाने से रोकना होता है। बस एडिक्वेट, जितना आपको चलाना है उतना ही इस्तेमाल हो। परंतु स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ से, ओवर यूज से, हैवी वेट से, जी तो भिन्न भिन्न कारणों से ये टूट जाता है। आज से पहले तो इसकी अवेयरनेस नहीं हो रही होती थी, जी पर अब बिकॉज लोग भी अवेयर हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को याद है मेरे गांव में एक ताऊ जी हैं जिनका ACL लिगामेंट टूटा हुआ है पिछले 40 साल से। और वो जब मैं छोटा था वो दिखाते थे कि मैं जादू दिखाऊंगा, और जादू दिखाते थे और ऐसे करते थे और उनका घुटना पूरा निकल आता था बाहर। मैं कहता था ये क्या कर रहे हो? तो अब मैं उनको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपका ACL लिगामेंट रिपेयर कर देता हूँ, है ना। तो ACL लिगामेंट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए घुटने का एक लिगामेंट है जो बहुत कॉमनली टूटता है, और स्पोर्ट्समैन, यंग इंडिविजुअल्स, एथलीट्स और आपकी और मेरे जैसे लोगों में बहुत कॉमनली टूट जाता है। तो उनका जादू रहने दो, वो जादू भी जी रहे हैं उनका जादू ठीक कर दोगे तो वो बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ये ACL जो आप बता रहे हो, काफ़ी मैंने देखा है, काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका नी बिल्कुल टक करके बाहर निकलता है। क्या ये सिमिलर चीज़ है वो? हाँ, नी ट्विस्टिंग इंजरी। कभी कभार उनकी एक्सरसाइज होती है, वेट पुल कर रहे हैं और देन एक साउंड्स, एक पॉपिंग साउंड है ना, एग्जैक्टली पॉपिंग साउंड आती है और उससे वो लिगामेंट टूट जाता है। जी। स्नैपिंग पॉपिंग साउंड, टक। तो ये विदाउट सर्जरी हील नहीं हो सकता। सी डिपेंड्स, है ना। हर चीज़ सर्जरी की रिक्वायरमेंट इसीलिए आई वर्ल्ड में क्योंकि जहाँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हुई, भगवान ने अपने बाद अगर किसी को ये क्षमता दी या ताकत दी या एक हुनर दिया, उनके बाद कोई चेंजेस कर सके बॉडी में, तो वो एक सर्जन्स को दिया, ताकि सर्जन्स ऐसा मानते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली
हीलिंग व्हाट गॉड हैज गिवन, हम्म, रिपेयरिंग। तो अपने आप वो हील तब करेगा जब कंजर्वेटिव, अगर उसके इंडिकेशंस हैं, इसके ग्रेड्स होते हैं कि अगर ये उस ग्रेड में है तो ये हील कर जाएगा, ग्रेड 1 या 2, और अगर कंप्लेंट नहीं है और रिक्वायरमेंट क्या है। परंतु अगर ये कंप्लीट टेयर जी। है और प्रॉब्लम ज़्यादा है, पेशेंट भी हाई डिमांडिंग है, तब नो डाउट सर्जिकल इज़ द सोल्यूशन। आपने अपनी सर्जरी में सबसे फनीएस्ट क्लाइंट या सबसे फनीएस्ट ऐसा पेशेंट क्या देखा होगा कि आपको लगा कि यार ये केस तो बड़ा पेचीदा है? फनी और पेचीदा दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, दोनों बताइए। तो फनी तो ये था कि जब उन दिनों मैं ट्रॉमा सेंटर में काम कर रहा होता था, तो दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज थी। हम्म, तो सिग्नेचर ब्रिज थी, ये रियल स्टोरी है। जी। तो वहाँ पे कोई चोर फ़ोन चुरा के और कूद गया था नीचे, और उसके पैर टूट गया था, फीमर का फ्रैक्चर था, और उसका मैं ऑपरेशन कर रहा था। जी। और ऑपरेशन करते करते मैं उससे बातें करने लग गया, और जब मैं बातें कर रहा था तो मैंने बताया कि क्या करा है, कैसे हुआ। कह रहा है मैं फ़ोन चुरा रहा था और मैं कूद गया। मैंने कहा इससे अच्छा तो तू भागता ही ना। हाँ। कह रहा है सर पब्लिक ऐसी जालिम है कि पब्लिक अगर मैं पकड़ा जाता तो मुझे मार देती, क्योंकि पब्लिक में बहुत आक्रोश है। मैंने कहा ठीक है, तो कहाँ पे ये हुआ? उसने कहा सिग्नेचर ब्रिज के आसपास। जी। ये बात सुनते सुनते जो हमारी एनेस्थेटिस्ट थी, हाँ। वो कह रही सर 4 दिन पहले मेरा भी फ़ोन वहीं चोरी हुआ था। ये रियल स्टोरी है, ठीक है। फिर उन्होंने ऑन ऑपरेशन टेबल उससे पूछा 4 दिन पहले मेरा फ़ोन वहाँ पे चोरी हुआ था, ठीक है। तो उन दिनों शायद वो वाइट कलर के कवर का ट्रेंड था आईफोन का, या वाइट बैक का ट्रेंड था आईफोन का, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो उसने कहा कि मैडम हो सकता है कि हमने लिया हो, मुझे आप ठीक कर दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। मेरा घुटना ठीक कर दो, फोन ले लो आप। अरे बाप रे जी। अभी जैसे आपने बैक स्टेज में बताया कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हम अपना मंगलवार है, मंगलवार को अपना घुटना ठीक नहीं कराना, या शनिवार है अपने को चेकअप पे नहीं लेके आना। वैसी स्टोरीज आती होंगी आई एम श्योर, और आप लोगों को, आप तो वैसे लॉजिकली बात कर रहे हो, साइंटिफिकली बात कर रहे हो, आप अंदर अंदर सोचते हो कि भाई कमाल है यार, ये इतनी दूर आया है मेरे पास ऑपरेशन के लिए और ये बातें कर रहा है। ऐसे क्या कोई स्टोरी आपके? आपने कभी सुना होगा कि लोग बाग शनिवार के दिन धारणा की लोहा नहीं लेते हैं? आपने कभी सुना है ऐसा? मैंने भी पहले बहुत सुना था, है ना, कि बचपन में पापा कह रहे थे गाड़ी लेनी है, मैंने कहा गाड़ी क्यों नहीं, कह रहे शनिवार के दिन लोहा नहीं लेते। तो मैंने आज तक सिर्फ सुना ही था ये बात, है ना। परंतु अभी जैसे मेरी फ्राइडे को ऑपरेशन करता हूँ, तो कोई ज़्यादा क्योंकि हेक्टिक लिस्ट हो गई तो मैं फ्राइडे को नहीं कर पाता, तो मैं उसे कहता हूँ मैं कल कर देता हूँ, सैटरडे को कर देता हूँ। तो मरीज मना कर देता है कि सर नहीं, कि मैं शनिवार के दिन नहीं कराऊँगा। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, जैसे अभी एक हैं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कहीं से, तो कह रहे कि 15 अगस्त को ही कराना है। मैंने कहा कि जी मैं तो उस दिन छुट्टी पे हूँ, ठीक है। तो कह रहे नहीं जी मेरे पंडित ने बताया है कि 10 से 15 के बीच में ही कराना है, और यही दिन है और यही मुहूर्त है। तो ये सब लोगों की एक धारणाएं हैं, बिलीव्स हैं, और हमें सुनना पड़ता है और करना भी पड़ता है, माननी भी पड़ती है जहाँ जिस हद तक हम मान सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्जिकल रिजल्ट के साथ उनको सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है, और आउटकम्स में उतना ही उनका योगदान है जितना हमारा योगदान है। जी जी जी। क्योंकि हम अच्छे से अच्छी सर्जरी कर देंगे और उनके माइंड में ये बैठ गया कि आज शनिवार के दिन कर दी, या ट्यूसडे के दिन कर दी, या फ्राइडे के दिन कर दी, तो हो सकता है वो मन ही मन उसको इतना ऑप्टिमाइज और फिजियो या रिहैब ना करके उतने अच्छे रिजल्ट ना दे पाए। जी। कभी कभार होता है सर लाइफ में ना, कुछ चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होता कि हम छोड़ देते हैं कॉस्मोस पे कि भाई तू देख ले यार, मेरे को नहीं समझ। तब फिर ये सब चीज़ें आप कह सकते हो, सारे बाबाज, ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं थोड़े डराने के लिए, और हम लोग बहुत नाइव हैं, हम डर भी जाते हैं। तो थोड़ा अपने बारे में आप स्टोरी बताइए सर, आपकी क्या स्टोरी है कि ये आज आप एक सक्सेसफुल ऑर्थो हैं और स्पेशली नी सर्जन, तो ये जर्नी कैसी रही है? आप थोड़ा मुझे बताइए अपने बारे में। मैं दिल्ली के हिरनकुंदा गांव से हूँ। जो लोग अगर दिल्ली से हैं तो वो समझते होंगे, दिल्ली के आउटस्कर्ट पे दिल्ली का आखिरी गांव है, उसके बाद हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ के नेटिव्स हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं। तो जब मेरी ग्रैंड मदर जब मैं छोटा था, मेरी ग्रैंड मदर का एक्सीडेंट हो गया था नजफगढ़ में, जहाँ पे आपने सुना होगा वीरेंद्र सहवाग, वो भी वहीं के नेटिव हैं। तो मेरी ग्रैंड मदर का एक्सीडेंट हो गया था, वो रजाई भरवाने जा रही थी। उस टाइम पे
हिंदूराव अस्पताल लेके गए थे उन्हें, और डॉक्टर्स ने कहा था कि इनके पैर को काटना पड़ेगा। आई वॉज वेरी वेरी यंग। तो अब आप सोचिए, जिनके बच्चे हों, पति हो, लार्ज जॉइंट फैमिली हो, वर्किंग वुमेन हो, हाउस वाइफ हो, और पहले हाउस हेल्प की तो रहती नहीं थी बात कि हाउस हेल्प होती है, कोई हाउस हेल्प नहीं होती है, तो सारा काम औरत को खुद करना पड़ता है। तो अगर उनका पैर कट जाता तो मेरे को लगता है कि किसी का भी परिवार एक पुअर्टी में धकेल दिया जाता, बिकॉज जितना भी बच्चों का करना या खेत का करना या गाय भैंस का करना सब औरत के जिम्मे रहता था। और मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो 3 से 4 महीने तक वो अस्पताल में रही। तो गांव के सारे किसान दादाजी के साथ डॉक्टर से रिक्वेस्ट करा कि आप एक ट्राई कर लीजिए, और अगर पैर बच सकता है तो। डॉक्टर पासी, शायद सुना है मैंने उनका नाम, डॉक्टर पासी होते थे। अब उनके नाम पे एक मेमोरियल हॉल भी है, डॉक्टर पासी मेमोरियल हॉल, हिंदूराव हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उन्होंने मेरी ग्रैंड मदर का पैर बचाया। तो 2-3 साल लगे, शी रिकवर्ड आफ्टर 2-3 years। परंतु कुछ भी घर में होता था, मरते दम तक अभी तक सब उस डॉक्टर को याद करते थे कि यार उस डॉक्टर ने बचाया। घर में कोई भी त्यौहार होता था, कुछ भी होता था, सब उस डॉक्टर को याद करते थे, उसका धन्यवाद देते थे। और उस डॉक्टर को ये बात पता भी नहीं होगी, और आज भी नहीं पता होगी उस डॉक्टर को। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि यार इसको इतनी दुआएं मिलती हैं, ये कौन है ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है। मैं पहले दिन से ही क्लियर था कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है। और लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, और उसी प्रकार से मेरे साथ भी हुआ। जब मैं एक दिन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी करके बाहर निकल रहा था, तो एक बच्चा मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आया और कहा कि सर आपको याद है आप हंसराज स्कूल में स्केटिंग करने आते थे। हंसराज स्कूल में मैं स्केटिंग करने आता था, और वो लड़का वैसे ही 4th-5वीं में पढ़ता होगा, तो मेरे से मिलता होगा क्योंकि मैं पास में रहता था, क्योंकि तो इसलिए सिर्फ स्केटिंग करने शाम को जाते थे 5 से 6, वहाँ पे स्केटिंग रिंग रहती थी। तो उनसे कभी बात हुई होगी, तो उसने कहा कि सर आप वहाँ पे स्केटिंग करने आते थे, आपको याद है? मैंने कहा हाँ याद है। आप कैसे? कह रहे सर मैं भी स्केटिंग करता था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कह रहे सर मैं भी इसी मेडिकल कॉलेज में जिसमें आप सीनियर रेजिडेंट हैं, मैं इसी में 2nd या 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो नो डाउट ये मेरी इंस्पिरेशन थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी लोगों को इंस्पायर कर पाया, और जैसे मैं इंस्पायर हुआ। तो मेरी ग्रैंड मदर के जो इस इंसिडेंट्स ने मुझे इंस्पायर करा एक ऑर्थोपेडिक बनने का। और हाँ, अब नियति कुछ भी दे कुछ ना दे, मैं ये बनना चाहता था, बन रहा हूँ और कर रहा हूँ, और वही हर इंसान को और हर पेशेंट को वैसे ही ट्रीट कर रहा हूँ जैसे किसी ने मेरी दादी जी को कभी करा था। बेहतरीन। कई लोग आई एम श्योर लाइफ में गिरे होंगे, आपने उनको चलना फिर से सिखा दिया। नो डाउट, नो डाउट। ब्यूटीफुल सर। लोग बाग अभी इंस्टा पे मैसेज करते हैं जब ये जानते हैं ये स्टोरी मेरी ग्रैंड मदर वाली, जैसे तो जब लोग जानते हैं, तो कल ही एक का मैसेज आया कि आपकी ये स्टोरी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और हर बार कोई ऐसे कहता है तो मेरा खुद का दिल ऐसे हो जाता है, बिकॉज इस वर्ल्ड में इतना हाइपोथेटिकल हो गया है, इतना मटेरियलिज्म हो गया है, जो सही इंस्पिरेशन, सही चीज़ें ये लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, और ये पहुंचनी चाहिए। एग्जैक्टली यही सर एक स्मॉल से लाइफ में हुक होते हैं कि जैसे हमारे पॉडकास्ट का एक टैगलाइन है कि पॉजेज आर ब्यूटीफुल। आई एम श्योर वो एक लाइफ का आपका पॉज आया होगा कि जब आपने अपनी दादी को देखा कि वो प्रॉब्लम में है, वो नहीं उनका कुछ आगे देख पा रहे हो, तब एक तरीके से कहीं ना कहीं एक लाइट आई डॉक्टर के रूप में, उन्होंने उसको रिकवर किया, और वो आपकी लाइफ का पॉज था, और आपने अपनी लाइफ को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया। तो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में ये लाइन हमेशा दोहराता हूँ कि भाई किसी की लाइफ में पॉज आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो। तो अच्छी बात मस्ट बी है ना, इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक, बट हाँ नो डाउट पॉजेस आर नो डाउट जी। तो सर अभी जैसे एक और ट्रेंड काफ़ी है PRP, और काफ़ी डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई इसको बैन कर देना चाहिए। तो PRP है क्या और बैन क्यों करना चाहिए? PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, है ना। आपके ब्लड से, आपकी बॉडी से आपका ब्लड लिया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ब्लड में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक प्लेटलेट भी होता है, ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं। तो उसको निकाल के सेंट्रीफ्यूज करके उस लेयर को, जिसमें छोटे से ब्लड में या छोटी सी येलो थिक गोल्डन फ्लूइड ऑफ लेयर में बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेटेड प्लेटलेट्स होते हैं, उसको PRP कहते हैं।
अब देखते हैं कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। प्लेटलेट्स का काम है बॉडी में कहीं पे भी चोट लगेगी तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आते हैं, फिब्रिन बनता है, उसे हील करते हैं जी। तो नो डाउट अब इसके ऊपर हज़ारों ऐसे आर्टिकल हैं कि पीआरपी कुछ काम नहीं करता, हज़ारों ऐसे आर्टिकल हैं कि पीआरपी काम करता है। जी। पर प्रॉब्लम मुझे पर्सनली कहाँ लगती है कि अब मैंने बताया इंडिया में एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। जी। जैसे डॉक्टर्स हैं वैसे कई सारी ट्रेडिशंस, फील्ड्स, और हर इंसान अपने आप में डॉक्टर है, ठीक है, नीम हकीम से लेके हर कोई। जी। अब पीआरपी की इंडिकेशंस हैं कि कौन से ग्रेड में मेनिस्कस टेयर के, कौन से एसीएल में लगना चाहिए और कौन से में नहीं लगना चाहिए, जो लोग मानते हैं इसको। परंतु अपनी निजी स्वार्थ के लिए अब जिसको नहीं भी पता, पेशेंट रेफ़र ना करके, क्योंकि उन्हें नहीं पता है क्या हो रहा है, 4-4, 5-5, 1-1, 2-2 वो पीआरपी इंजेक्शन करके, मतलब मरीज़ पहुंचेगा डॉक्टर के पास तब भी पहुंचेगा, नी रिप्लेसमेंट या नी पेन या मेनिस्कस या एसीएल में तब भी पहुंचेगा, परंतु वो टाइम वो डिले हो जाता है। अगर ये एक इंडिकेशन बहुत ज़रूरी है कि किस में करना चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है, और किस में नहीं करना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं एज ऑर्थोपेडिक्स, वो इसका मिसयूज़ भी उतना ही कर रहे हैं जितना वो यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉपर इंडिकेशन में अगर करा जाए तो बेटर है। और अगर नहीं प्रॉपर इंडिकेटेड है तो पेशेंट का टाइम और पैसा ना वेस्ट करा जाए, उसको साफ साफ बताया जाए कि हो सकता है इससे ना हो, और अगर देना भी है तो 1 या 2 ही दें। ऐसा नहीं कि अब तुम 3-3, 4-4 दिए जा रहे हो और उसका टाइम भी खोटा कर रहे हो। सर अभी थोड़ा सा मैं आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर लेके आता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था मेरे लिए, कि चाइना में एक मेडिसिन लेस हॉस्पिटल है जिसमें वो कैंसर ट्रीट करते हैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट। वो कहीं ना कहीं ग्रुप में बिठा के उनको इतना पॉजिटिव एफर्मेशंस दी जाती है कि वो कैंसर उनका ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं एंशिएंट चीज़ों को यूज़ करते हैं। एंशिएंट में जितने भी उनके पास में चीज़ें हैं वो उसी इक्विपमेंट्स को यूज़ करके, बोलने का तरीका हो गया या तिब्बतन स्टाइल, जो भी आप मानो, वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं और उनका कैंसर हटाते हैं। ये काफ़ी एक फेमस चीज़ है, और हमने अगर किसी को लोगों को देखना है तो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है वीडियो, जिन्होंने उसमें काफ़ी दिखाया गया कि भाई कैंसर, यूट्रस में कैंसर है, लेकिन वो करते करते ख़त्म हो चुका है। तो मेरा एक आपसे सवाल है कि सर, जैसे भी आपने हकीम की बातें करी हैं, तो इसमें काफ़ी सारे दिल्ली के आसपास, दिल्ली के अंदर भी वो पहलवान बैठे हैं, जैसे उनके बोर्ड्स पे लिखा होता है, वो सारे WWE के पोस्टर्स लगा देते हैं, उनके इतनी अच्छी बॉडी और प्लास्टर्स लगा हुआ है उनके, और वो छोटे से कमरे के अंदर लिखा हुआ है कि पहलवान ठीक करता है आपका ये। अगर हम लोग इस कैटेगरी में आ गए कि हम लोग लॉजिकली बात कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान वैसा हो, आप सोचो कोई लेबर क्लास का इंसान हो जिसके पास में ये चीज़ें नहीं हो, अगर इसके पास में पैसा नहीं है नई सर्जरी की, वो उनके पास सबसे इजीली एक्सेसिबल वही चीज़ है कि हमारे सामने, हमारी गली में एक हकीम बाबा बैठते हैं, हमारे घर के पास में ये पहलवान है, ये ठीक करता है। तो मेरा, आप बिल्कुल नो फिल्टर ये चीज़ें बताओ कि ये कितना सेफ़ है, या फिर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक मिसयूज़ है उनकी, या इसको आप कैसे देखते हो? लोग बाग बाबाओं के पास जाते हैं। हाँ। मेरा आपसे सवाल है, हाँ। बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमारा बेटा होगा, बेटी होगी। अब वो एक चीज़ बोलेंगे, वो जो भी बोलेंगे 50% लोगों की तो सही होगी। प्रोबेबिलिटी वही है जी, एग्जैक्टली। तो क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। हाँ। नेगेटिव चीज़ें कहाँ बाहर आती हैं? डॉक्टर के पास बाहर आती हैं। हाँ। अभी सिर्फ 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आपने देखी होगी। हाँ। मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगा। जी। एक इंसान, उसका हाथ पूरा गला हुआ, हाथ पूरा ख़त्म। मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो उसने बताया बचपन में हकीम ने बांधा था। ठीक है। पढ़े लिखे लोग मैंने घर के बाहर पहलवान के पास बैठे हुए देखे हैं, सिर्फ क्योंकि उनको डॉक्टर की फीस महंगी लगती है। और घूम के जब वो डॉक्टर के पास फिर आते हैं ना, तब उसका कॉस्ट जो होता है एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है। अब उस 300 रुपये बचाने के चक्कर में, अगर डॉक्टर की फ़ीस 700 रुपये है या 1000 रुपये, उस 300 रुपये बचाने के चक्कर में पता नहीं पढ़े लिखे लोग करके भी जो मैकडॉनल्ड्स में 1000 का खा लेंगे, जो कहीं खा लेंगे, बस जी। उस पे इतना बिलीव करते हैं, और उसका जो सही ट्रीटमेंट का जो डर है वो इतना भयानक होता है कि दे एंड अप डूइंग वर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वो, क्योंकि 50% चीज़ें तो कुछ ना करो तब भी ठीक हो जाएंगी अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ठीक है, परंतु 50% से ज़्यादा लोग ख़राब हो रहे हैं। अब एक डॉक्टर
और एक किसी भी अनक्वालिफाइड इंसान में क्या फ़र्क होता है? अगर आज डॉक्टर ने किसी पेशेंट में नई फाइंडिंग देखी तो सबसे पहले उसकी केस रिपोर्ट बनाता है और केस रिपोर्ट बना के जो डॉक्टर की जनरल है उसमें प्रेजेंट करता है और वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स को पता चलता है। एक डॉक्टर की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए, वो 70 किताबें पढ़ता है, सुबह उठता है, फिर इसी पे डिस्कस करता है और इसी पे सो जाता है। अब आपने जिनका भी नाम लिया, डॉक्यूमेंट करना तो दूर की बात, उस विद्या को उसने कैसे पाया है, कैसे नहीं पाया है, वो अलग बात, परंतु वो हाइजीन भी इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है जी। तो ये बहुत ही डेडली, बहुत ही डेंजरस है और आग के साथ खेलने समान है जी। तो इसीलिए लोग तो ऐसे भी होते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं होती है, परंतु अगर सही ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अब्राहम लिंकन कहते थे ऑलवेज बिड द हाईएस्ट फॉर द राइट ब्रेन। अगर सही नॉलेज है, अवेलेबल है, गो फॉर द बेस्ट नॉलेज इन टर्म्स। आप बच्चे को बेस्ट स्कूल में नहीं कराते क्या? एग्जैक्टली। क्यों घर के पास कोई बूढ़े दादा ज्ञानी बाबा है, उनके पास क्यों नहीं भेज देते? तो ऑलवेज गो द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। और आज मेरे को लग रहा है इंडिया में ट्रेंड आ ही गया है हेल्थ का। हर इंसान अपनी हेल्थ को लेके बेस्ट चाह रहा है और बेस्ट बातें करते हैं और हेल्दी लिविंग की अवेयरनेस हो रही है। अब आप कह रहे हैं चाइना में एक ऐसा हॉस्पिटल है, माइंड इज़ अ ब्यूटीफुल एंड अ पावरफुल थिंग। अगर सही से करा जाए तो पत्थर में भी भगवान है ना, पर कैसे कर रहे हैं, क्या बिलीफ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे माइंड ही है ना। ठीक है, माइंड चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बट इट हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर्म ऑफ आर्ट एंड साइंटिफिक, डिसिप्लिन्ड एंड साइंटिफिक एंड कंसिस्टेंट। ये बहुत बड़ा एक हमारी सोसाइटी पे एक तरीके से क्वेश्चन ही है कि भाई हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम बहुत सारे बाबा उसके पीछे भागते रहते हैं। हमें पता है कि भाई रियलिटी में हमें वहीं टर्न होना है, हमें एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाना ही है, लेकिन फिर भी हम घूम फिर के सर मार के वहीं पहुंचते हैं। तो ये एक सोसाइटी में एक बड़ा एक ट्रेंड मानो, एक अंधविश्वास मानो, इसको हमें कहीं ना कहीं इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि जितना इसे बात करोगे, और 140 करोड़ के बाद ही अब ऑलमोस्ट 150 हो गई है, तो ये आसानी से जाएगा नहीं, बट कहीं ना कहीं हम लोग पहल कर रहे हैं कि इन सब पे बात करो कि भाई ये एक लेवल तक काम करेगा। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, भाई पीठ पर थपथपा रहा है, भाई ठीक है निकलो, भाई वहाँ सर में मार दिया निकलो। आजकल तो पंखा बाबा भी आ गया है कि भाई पंखे पे, वो पंखा चल रहा है, पंखा रोक देंगे फिर सर पे ना मारेंगे भाई। और एक मैंने देखा एक मुसलमान में भी है कि भाई वो एक उनके पास में एक बंदूक मार रहे हैं, वो बच्चों वाली टैन और वो हील कर रहे हैं। ऐसी इतनी हज़ारों वीडियोस सरफेस होती हैं और लोग फिर भी ये समझते नहीं कि भाई इससे कुछ होना नहीं है, ये बस आपको मेंटली काम कर रहा है कि भाई हाँ संतुष्टि मिल गई मेरे को कि भाई मैं होके आ गया, बट रियलिटी में आप कोर पे काम ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। सर आपने IOC की प्रेप करी थी, आप गए थे नॉर्वे, आपने हमें बताया। इंडियन एथलीट्स वर्सेस यूरोपियन एथलीट्स एंड वर्ल्ड एथलीट्स, उनकी प्रिपरेशन में ऐसा क्या डिफरेंस आप देखते हो कि भाई क्यों चाइना सबसे आगे है ओलंपिक्स में, क्यों US बहुत अच्छा है, हाँ, और हम क्यों नहीं आ पा रहे? यार मैं नॉर्वे गया ना, अपना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मैंने ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद एक डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन करा जी। तो वहाँ पे मैंने देखा उनका जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो स्टेडियम के साथ अटैच है। वाओ। तो मतलब ये लोग जो अपने एथलीट्स ट्रेन करते हैं, वॉर स्केल पे ट्रेन करते हैं अपने एथलीट्स, वॉरियर्स बना रहे हैं वो। और इसीलिए इनके पास उस वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नहीं कर रहा है जी, परंतु अब इंडिया में जनरस लोग हैं, मेहनती लोग हैं, सब कुछ है, परंतु जो अवार्ड देने का सिलसिला है वो मेडल आने के बाद का है कि कोई भी मेडल लाएगा तब वर्षा हो जाएगी पैसे की। अब परंतु कुछ खेल की हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खेलो इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करा, बहुत प्रॉमिसिंग थी, है ना। अब जो 21st सेंचुरी की वॉर्स या डायनामिक्स है वो स्पोर्ट्स के थ्रू निकल रही है, ठीक है, और स्पोर्ट्स यूनाइट भी करते हैं। तो ये खेलो इंडिया मूवमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की भी शायद स्पोर्ट्स पॉलिसी नई आई है। इट इज़ वेरी गुड बिकॉज दे आर गिविंग गुड इंसेंटिव्स टू द पीपल। बट कहीं ना कहीं इंडियन एथलीट को भी देखना है कि कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ द, अगर आप, मैं 1-2 स्टेडियम में गया हूँ या 1-2 इन जिम्स में गया हूँ, तो वॉशरूम्स के बाहर स्टेरॉयड इंजेक्शंस या फिर ग्रोथ हार्मोन्स। और मैं जब एज अ ऑर्थोपेडिक फॉर द 36 नेशनल गेम की साइकिलिंग इवेंट का एज अ ऑर्थोपेडिक था मैं,
तो एक पेशेंट को, एक प्लेयर को बल्कि इंजरी हो गई, तो मैंने उसे कहा आपको नहीं खेलना चाहिए एज अ ऑर्थोपेडिक जो वहाँ पे प्रेजेंट था। मैंने कहा आपको अगला इवेंट नहीं खेलना चाहिए। वो गया, उसने अपने कोच से पूछा, उसके कोच ने कहा शाबाश बेटा अगला गेम भी करना है। तो उसको रियलाइज़ नहीं होता कि उसकी मसल का टेयर था या लिगामेंट की इंजरी थी। वो होने के बावजूद भी उसने अपना बेस्ट दिया दूसरी गेम में, परंतु उसकी इंजरी बहुत बढ़ गई थी। बाद में इतना मुश्किल हो गया था हम लोगों को उसको रिकवर करने के लिए, 1 साल तक ही कुड नॉट रिकवर। तो दे ऑल्सो रिलाई ऑन देयर कोचेज एंड अल्टरनेट मीन्स टू गेट रिजल्ट्स रादर देन जिस लेवल पे इनको सोचना चाहिए और जैसे ये वर्ल्ड दूसरे लेवल पे कर रहा है। सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बड़ा पर्सपेक्टिव है कि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब अगर आप रिजल्ट ला के दोगे तो आपको ब्रह्मांड का सब चीज़ें मिल जाएंगी, इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी दौलत जो भी है। और इसी में कहीं ना कहीं हम जितने भी आप यंग एथलीट्स ले लो, आप टीयर 2 टीयर 3 के जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको जब ये समझ आता है कि भाई रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि जहाँ पे उनके शायद खाने के, उनके फिटनेस के जो जितनी एसेंशियल चीज़ें हैं वो बिल्कुल डे टू डे मेहनत करके कर पा रहे हैं, जो जब वो देखते हैं कि रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि भाई अगर मैं जीत गया तो मुझे मेरा घर मिल जाएगा, मुझे मेरा गाड़ी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो वो रिवॉर्ड के लिए वो हर एक चीज़ अचीव करना चाहते हैं कि भाई अपने को अगर रिवॉर्ड मिल जाए तो अगर ये इंजेक्शन लेके मुझे मिल सकता है तो मैं लूँगा। हालांकि उनका एक पर्सपेक्टिव सही है कि उनको रिवॉर्ड चाहिए, उनको पता है कि हम डायनामिक्स बन चुके हैं, ऐसा ही डायनामिक्स इंडिया का है। लेकिन अगर इसका आप उल्टा भी देखो तब भी हमारी जो गवर्नमेंट चीज़ कर रही है, अभी आपने बताया खेलो इंडिया कर रही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं ख़त्म कर पा रहे रूट कॉज पे कि भाई हम जीतने के बाद तो उसको हार पहनाते हैं, लेकिन जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सुबह उठना, 6 घंटे मेहनत करना, फिर खाना खाना, वो जो जर्नी है ऊपर नीचे, वो उस पर अगर कोई रिवॉर्ड करे या उस पर कोई सपोर्ट करे तो आप देखो, अगर अब हम 100 में से अगर 3 एथलीट्स निकालते हैं तो 100 में से हम शायद 50 निकाल पाएँ या शायद 20 निकाल पाएँ, 30 निकाल पाएँ। 100% राइट। मुझे नहीं लगता, अब जैसे मैं नॉर्वे गया, नॉर्वे की भी बहुत अच्छे मेडल्स आते हैं ओलंपिक्स में, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इंडियन एथलीट्स किसी से कमज़ोर हैं किसी भी मात्रा में, बहुत टैलेंटेड हैं। जी। और अगर सही ट्रेनिंग और सब कुछ सही हो और कंट्रोवर्सी फ्री एनवायरनमेंट हो, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, तो आगे चल के नो डाउट बहुत हमें प्राउड फील करवाएंगे हमारे एथलीट्स। एग्जैक्टली। आप अगर किसी भी साउथ के एथलीट्स से पूछो, वो उनका खाना ही सिंपल सा है, भाई अपने को चावल और अपने को मच्छी चाहिए, वो उस पे जी के मेडल्स लेके आ रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू जो आप नॉर्वे की बात करो या फिर आप यूएस की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, वो उनके पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं, हम उतने रिसोर्स में भी इतना मेहनत करके चीज़ें लेके आ पा रहे हैं। अगर हमें वो रिसोर्स मिल जाए तो आप सोचो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो ये हालांकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ सालों में 10 सालों में स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई वो जो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है ना, तो उस रिवॉर्ड को पाने के लिए बहुत यंग एथलीट्स गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर अब हम बात ही कर रहे हैं यंग एथलीट्स के बारे में, इज देयर एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस या उनको जो इंजरी बचने के लिए, बचने से पहले अगर वो करें ना, उनको कुछ कर सकते हैं वो? मेरा मानना है कि हर एथलीट को प्री वर्कआउट के साथ साथ एक्सरसाइज जो करते हैं उसके बाद भी एक पोस्ट वर्कआउट भी करना चाहिए। दूसरा, ये कंपैरेटिव मोड में बहुत जाते हैं कि अच्छा ये लिफ्ट कर रहा है इतना तो मैं इतना लिफ्ट कर देता हूँ, ईगो आ गया हो, ईगो या कंपैरिजन या कुछ भी रहे, है ना। तो दे शुड फॉलो अ साइंटिफिक रेजीम जी, साइंटिफिक न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ रूल ऑफ 10 फॉलो करना चाहिए कि मैंने जो जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ सिर्फ उससे 10% और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, सब्सटैंशियली इंक्रीज करूँगा। ये नहीं कि आप ये कल 50 उठाया था आज 100 उठा लूँ, उसमें इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कितने सारे लोग हैं जो इंजरी कर ही लेते हैं, फिर वो जो महीनों की जो प्रैक्टिस है वो डिरेल हो जाती है हमेशा के लिए। तो वही बात है ना, अभी हम जैसे हमने काफ़ी सारे जिम में देखा है कि भाई एक ग्रुप बन जाता है कि भाई अच्छा नहीं आज तेरा भाई 150 उठाएगा, डेडलिफ्ट करेगा, नहीं 150 नहीं, आज तेरा भाई देख 100 देख मार के देगा तेरे को। ये तो चलता है, ये तो मेंटालिटी है कि भाई एक दूसरे को बीट करना है। ये हमें हमारा ही नुकसान कर रही है कहीं ना कहीं। बैक स्टेज में आपने बताया कि मेरी वाइफ ने मुझे एक रिंग्स दी, एक आपने एक स्टोरी शेयर करी कि वो
रिंग भी आपकी नी सर्जन वाली थी, उसकी हाँ। स्टोरी क्या है? एक्चुअली माय वाइफ, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें सबसे पहले मुझ में क्या पसंद आया। अब मेरे दिमाग में 24 घंटे, कहते हैं ना आपका दिमाग हाँ। आपके घुटनों में है, अब किसी का हो चाहे ना हो, मेरा दिमाग घुटनों में हमेशा है। घुटनों में ही रहता है, दूसरे के घुटनों में रहता है ना हाँ, हमेशा। हाँ। तो उसने मुझसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। मैंने कहा यार मुझे तेरे घुटने ही पसंद आए। ठीक है, तो जब एंगेजमेंट हुई तो उन्होंने जो मुझको रिंग दी, हाँ, तो बिल्कुल एक नी जॉइंट की तरह दी, जो मैं आपके साथ साझी करूंगा। मैं अभी नहीं पहन सकता हूँ वो नी, बिकॉज क्योंकि जी। जब भी सर्जरी करते हैं तो वो हाँ, डर रहता है कि रिंग्स वगैरह पेशेंट के अंदर ना रह जाएं, तो इसलिए मैं पहन नहीं सकता हूँ। बट जब भी बाहर नहीं जाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ। और हाँ, वो नी जॉइंट में बहुत ही रेयर है। हाँ। बल्कि जिस ज्वेलर ने भी वो बनाई, वो भी ये सोच रहे थे कि आज तक हमने ऐसी नी एक रिंग ही नहीं बनाई जिसमें घुटना बना हो। उन्होंने बना भी दी, बताओ ये वाली हाँ, बात। बनाया, और उसके ऊपर जो है वो डायमंड है, जैसे पटेला या हाँ, कटोरी हाँ। होती है वो वाला वो बनाया है, वो वाह। मेरी रिंग है। क्या ही स्टोरी रही होगी वो, जब आप लोगों ने उनसे एक्सचेंज किया होगा। पब्लिक के लिए भी काफ़ी शॉकिंग हो गई। जी, वाह। इट इज़ इंडीड, है ना, एनीवेयर आई गो। और जब लोग कहते हैं कि डेडिकेशन तो देखा, और कहीं ना कहीं यार एक आपकी एफर्ट्स के पीछे, जैसे आपका पॉडकास्ट इतना सक्सेसफुल है, जी आपके पीछे आपका सपोर्ट सिस्टम है, जी जी। तो आपके एफर्ट्स में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, ट्रू। जो कई बार आप एक्नॉलेज कर पाते हैं, कई बार आपको भी नहीं पता होता। तो इसलिए मेरी इस जर्नी में बाकी लोगों ने इसमें मेहनत कर रही है, मैंने इसमें तपस्या करी है, तो इस तप में कहीं ना कहीं फैमिली का भी रोल होता ही है। जी, हमने काफ़ी हाल ही फिलहाल में भी और पहले भी एक दो न्यूज़ सुनी है कि भाई काफ़ी डॉक्टर्स ने गलत ऑपरेट कर दिया पार्ट, किसी का लेफ्ट घुटना खराब था, राइट में कर दिया। ऐसी कोई क्लोज कॉल आपकी लाइफ में कभी आया? नहीं, उसमें मैं स्पेशली 2 चीज़ें फॉलो करता हूँ, हाँ। हालांकि हर डॉक्टर ही ऐसे करता है। हाँ ठीक है, कि जो लिम्ब है उसको मार्क कर दिया जाता है, जी। एक रात पहले ही उसको मार्क कर दिया जाता है हाँ। कि ये पैर है, उसमें एक मार्कर से बड़ा बड़ा मार्क कर दिया जाता है। और ऑपरेशन से पहले भी मरीज से पूछा जाता है कि राइट पैर ही है ना, उसको कंफर्म करके ही इंसिजन दिया जाता है, उससे पहले नहीं स्टार्ट करते। तो गॉड विद गॉड्स ग्रेस मैं इसमें बहुत फॉर्चुनेट हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक चेकलिस्ट मेंटेन करता हूँ, तो कोई जी। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसमें मुझे एक जोक याद आया, बहुत पुराना जोक है, जिसमें एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है कि डॉक्टर को बोलता है कि सर आप मुझे जहाँ भी छू रहे हो, मैं जहाँ भी छू रहा हूँ अपने आप को, मेरे को दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करता है कि यहाँ पेन नहीं है, यहाँ पेन नहीं है। तो बाद में रियलाइज़ होता है कि उसकी पेन उसकी उंगली में है, वो जहाँ छू रहा है उसकी उंगली में उसको पेन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा रिलेटेबल है कि भाई आप पूछ लोगे भाई इसी पैर में है ना, तू फाइनलाइज बता रहा है तो लॉक करते हैं। सर अभी जैसे आपने बताया कि अभी आपने एक स्टोरी शेयर की थी बीच में कि एक स्केटिंग वाली आपने स्टोरी शेयर की थी कि आपका एक जूनियर था, फिर सेम कॉलेज में आया। आपके करियर में ऑलमोस्ट 24 घंटे में आप 18 घंटे काम करते हो, 4 घंटे का नींद मिलता होगा आपको। बहुत मैंने सुना है, मेरे भी काफ़ी दोस्त डॉक्टर्स हैं जो पूरे दिन 2-2 दिन की शिफ्ट है उनकी। अगर कोई यंग डॉक्टर है, अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में गया है, या थर्ड ईयर में है, या फाइनली कर रहा है, फाइनल ईयर में है, आप उनको क्या मेंटली कुछ चीज़ें बता पाओ कि अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाए हो? कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं वो आपने भी लाइफ में कभी ना कभी किया होगा कि भाई आज बहुत हो गया, अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, जो आपके लिए एक चीज़ हो सकती है रीस्टार्ट, वो आपके लिए क्या था और उन बच्चों के लिए क्या बताओगे? कि सी मेडिसिन इज़ नॉट द एंड, है ना, और आज वो युग है जहाँ पे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेडिसिन थोड़ी टॉक्सिक ज़रूर है, नो डाउट, ये हार्ड ट्रुथ है, ठीक है, परंतु अगर उसके बाद भी अगर आप इसे इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट द एंड। यू आर टैलेंटेड बियॉन्ड मेजर्स, n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो कभी ये नहीं सोचना है कि परिवार क्या सोचेगा, परिवार का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, क्योंकि जो मेडिसिन है वो एक उस अंगूठी की तरह या उस हीरे की तरह है जो उंगली को काटती है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तब तो ये आपकी शोभा है, और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो अब तो ये आपकी उंगली काट रही है। तो ये मत सोचना कि अब मेरे पास इतना प्रेशर है, ये है वो है। लाइफ ऑलवेज गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो अगर कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अगर वो सही डिसीजन लेते हैं, अब टीचिंग ऑप्शंस भी आ गए हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी पढ़ा रहे हैं,
उसके अलावा आर्टिकल राइटिंग जैसी जॉब्स भी आ रही हैं, ट्रैवलिंग डॉक्टर्स का भी रोल आ रहा है WHO में, जो जाते हैं ट्रैवल कर रहे थे। कल ही मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो मालदीव्स में एक डॉक्टर है, यहाँ तक कि स्वीडन में ऐसा है कि पूरे महीने काम ना करके सिर्फ 15 दिन तक आप रिमोट जॉब्स में घूम के आओ और अपनी सिर्फ प्रैक्टिस दो, तो 15 दिन में आप डबल ऑफ सैलरी भी कमा सकते हैं। तो द वर्ल्ड इज़ वेरी वास्ट, द अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। सो कभी भी ये मत सोचना कि यू आर स्टक, और क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी रेप्यूटेबल चीज़ कर ली है, क्योंकि वही आपको हर्ट भी कर सकती है। जी। तो बी ओपन टू मेकिंग अ स्विच इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग इट एनी टाइम, एंड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटी। और जो भी करोगे इससे बेटर ही करोगे, है ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आई एम श्योर काफ़ी चीज़ें पब्लिक को समझ आई होंगी कि भाई अपनी कोई अगर घर में बैठ के किसी के नी में कोई इश्यूज़ हैं तो क्या एक्सरसाइज कर सकता है। और हमने काफ़ी कॉलेज से लेके सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी। काफ़ी कुछ मैं आपसे सीखा हूँ और आगे लेके भी जाऊँगा। आई एम श्योर पब्लिक भी कुछ ना कुछ आज हमारे पॉडकास्ट से कुछ लेके जाएगी। जाने से पहले कोई एक मैसेज हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए और पब्लिक के लिए आप बोलना चाहो? आप नो डाउट एक यंग, डायनेमिक, वेरी वेल मैनर्ड, पोलाइट, ब्रिलियंट टीम के साथ एक ब्यूटीफुल होस्ट है। अब ये सवाल आता है कि इतने सारे पॉडकास्ट हैं, आपका पॉडकास्ट क्यों? है ना? तो मैं कहीं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था जो मेरे को स्ट्राइक करा, पाकिस्तान के बारे में था, कि उनके 2 या 4 ही आइडल है ना, एक जिन्ना हो गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया। वो एक आपने जोक सुना होगा ना कि उनकी तो हिस्ट्री बहुत छोटी सी है, क्योंकि 3-4 बार तो हार ही गए, तो उनकी हिस्ट्री क्या है? तो सिमिलरली उनके आइडल्स कम है। इंडिया इतना वास्ट है, देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड देयर आर मल्टीपल आइडल्स, है ना। किसी के आप आइडल हैं, किसी को आप आइडलाइज करते हैं। तो हम लोगों को ऐसे फिगर्स जो लोग इंस्पायर करें, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, है ना। सो ज़रूरी नहीं है कि देयर इज़ ओनली वन हीरो हु हैज़ डन दिस, कोई बड़े काम करे वही हीरो नहीं है। हीरो वो भी हो सकता है जो बारिश में किसी के कंधे पे कोट डाले। वेरी ट्रू। ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपका एक बहुत ब्यूटीफुल पॉडकास्ट है, और आप अपनी ऑडियंस को चाहे जितनी भी बड़ी हो चाहे जितनी भी छोटी हो, आप इंस्पायर कर रहे हैं। और अगर आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट ला रहे हैं, जो आई एम श्योर आप ला ही रहे हैं, है ना। चाहे वो एक और कोटेशन है, whosoever is saving a single bird is also credited for saving the entire humanity, ठीक है। and whosoever is killing a small ant is also guilty of killing the entire humanity or that। तो अगर आप किसी एक को भी इंस्पायर कर रहे हैं, so you are doing a big thing, and I'm sure कहीं ना कहीं you will get the rewards of it in your karma, and best of luck to your audience, and thank you for having me। Thank you so much sir, thank you so much। आपने टाइम निकाला और मज़ा आ गया आपसे बात करके आज, और आपको हमने बहुत जाना है। और ये खाली तो हम यूजुअली स्क्रिप्ट रखते हैं, सवाल रखते हैं, लेकिन सवालों का जब जवाब हम सुनते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं महसूस कर पाता हूँ किसी के इंसान के बारे में। और हालांकि ये डॉक्टर मयंक यहाँ बैठे हैं, बट मैं और भी मयंक को देख पा रहा हूँ इसके पीछे। थैंक यू सो मच। हम एक बार फिर मिलेंगे और किसी और टॉपिक की बात करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।